नमस्कार, मेरी एग्रीकल्चर आर्मी आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और आप सभी को पता है नया बैच है हीरा मोती बैच सेकंड सेमेस्टर के लिए। और इसमें ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम आपके लिए लेकर आई है हिंदी मीडियम का नया बैच। कौन से मीडियम का है साथियों? हिंदी मीडियम का नया बैच है। कि सर बैच में क्या क्या लेकर आया हो प्लीज बता दीजिए। साथियों आप सभी को पता है हम एग्रीकल्चर आर्मी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर में भी देखा होगा। चाहे वो ओल्ड पेपर हो, चाहे गेस पेपर हो, वो चाहे अपने जो सेमेस्टर में जो अपने एप्लीकेशन पर जो क्लासेस हो, जो डाउट सॉल्यूशन हो, किसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अपन ने कुछ मटेरियल कम दिया। वो कम क्यों दिया? क्योंकि अपने को टाइम कम मिला। और अब अपने पास में सफिशिएंट टाइम है, तो क्यों ना एग्रीकल्चर आर्मी को सेमेस्टर के साथ साथ में अपन कैरियर के लिए 100% गाइड किया जाए। तो ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो भी टीम है, जितने भी टीम मेंबर है, उन्होंने ठाना है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर में हमारे से जो जुड़ने वाले हैं वो सेमेस्टर में जुड़ेंगे, उन सभी साथियों को आगे के लिए भी गाइड करेंगे। कि सर वो आगे डब्ल्यूओ बनना चाहते हैं, एएफओ बनना चाहते हैं, प्री पीजी की एग्जाम देना चाहते हैं, इन एग्जाम में भी वो अच्छा स्कोर करे, अलग से उसको किसी कोर्स की जरूरत ना पड़े, इसी कोर्स के माध्यम से वो अपना अच्छा स्कोर करे। तो जो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम है, जो आपका परिवार है, वो परिवार फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए एक नया बैच लेकर आए। उसकी क्या क्या विशेषताएं ये भी अपन बात करने वाले हैं। मेरे को पता है कुछ साथी इसको यूट्यूब पर भी डेमो के तौर पर देख रहे होंगे, तो उन सभी साथियों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। इंफॉर्मेशन से पहले जो भी साथी ऐप में देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो साथी सबसे पहले इन नंबरों पर आप क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी अपनी ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के ही नंबर है। ठीक है साथियों, अब आपको लग रहा होगा कि सर एप्लीकेशन पर तो कुछ पैसे लिए जाएंगे, कुछ पैसे लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं पैसे लेंगे तो जो है कि सर हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। यहाँ पर रमेश जी सर की भी बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है, मेरी भी की हुई है, और आगे की जो फर्दर स्टडीज है उसमें भी बैक वगैरह आती रहती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। अब जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है उसमें अपन जानेंगे कि अपनी 60 स्टूडेंट है सर एक क्लास में। एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, तो मोस्टली कितनों के बैक आ जाती है इसमें? जैसे कि अपन मैथमेटिक्स बात करें, एक स्टूडेंट के मोस्टली फोर्थ ईयर तक एक दो सब्जेक्ट तो कॉमन वो अच्छे से पढ़े तब भी आ जाती है। ठीक है, और 750 रुपए उनके लगते हैं, 750 प्लस 750, और फिर सर डिग्री में भी स्टार लगता है क्या उनके? लगता है डिग्री में स्टार। बेटा ये स्टार है ना, आसमान में ही अच्छे लगते हैं, डिग्री में अच्छे नहीं लगते, तो अपने को डिग्री में नहीं लगाना है। इसके लिए आपको जो रमेश जी सर है, रमेश जी सर को कहा करो, कभी कभी ये बातें कम करते हैं तो इनको कहा करो कि सर बातें करो और हमारे को समझाओ। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई के बारे में ही समझेंगे, हमारे को इस दुनिया में, इस ये जो दुनिया है ना, ये कंपटीशन वाली और ये जो डबल चेहरे वाली, इस दुनिया में भी जीना सिखा दो हमारे को। ठीक है, क्योंकि और कौन सिखाएगा और कौन बताएगा? वहां तो ठोकरें लगेगी, यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर आगे की ओर जाओगे तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो बीएससी एग्रीकल्चर में बैक आ जाती है। ठीक है, कि साथियों बैक आने का ही कोई ऐसा इरादा नहीं है कि सर एक महीने में आपने जैसे कॉलेज में 4 साल की एमएससी भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो क्लासमेट्स हैं वो क्लासमेट्स ऐसा कितने मिलते हैं? 60 में से ऐसे कितने हैं कि जो मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवाते? बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो मिलते ही सर मिलते ही नहीं है। आपने देखा नहीं होगा, मेरे हिसाब से कोई होगा बाय द वे, पर आपने देखा नहीं होगा। इतने स्टूडेंट आपने ऐसे कितने स्टूडेंट देखे जो कि सर अपन जो देखते हैं कि 19 रुपए का रिचार्ज कर लेते हैं, आज मैच है, आज मूवी है, कितने मिलेंगे? रोज ही होता रहता है और बहुत करते हैं। ठीक है, इनमें से ही बहुत। तो सर ऐसे मान लो कि 10 दिन वो कर लेते हैं, 10 दिन कर लेते हैं, 19 रुपए के हिसाब से 200 रुपए हो जाते हैं। और सर जो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम है वो मैक्सिमम इनको 700 रुपए ले लेगी, मैक्सिमम की बता रहा हूँ, वैसे मिनिमम ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, तो मैक्सिमम 700 रुपए, और उसके हिसाब से 3 रुपए पर डे आते हैं सर।
आराम से। और सर आजकल जो रिचार्ज होता है वो 300 रुपए का होता है और 10 रुपए 10 पर रुपए डे। पर डे के हिसाब से तो रिचार्ज हो रहा है। मतलब स्टडी जो है आजकल सस्ती हो चुकी है और डाटा महंगा हो चुका है। पहले हम ये कहते थे कि आटा तो महंगा और हो रहा है और डाटा सस्ता हो रहा है। आजकल ये भी कह सकते हैं कि स्टडी भी जो है आपकी सस्ती हो रही है और उसके साथ डाटा महंगा हो रहा है। तो वही चीजें है भाई। तो बेटा इस चीज को जब समझ जाओगे ना कि 10 रुपए आप रील्स के प्लस ये 19 रुपए का रिचार्ज, ये आप रील्स के दे रहे हो, तो 3 रुपए पर आप पे जो पर डे है उसमें कोई ज्यादा नहीं है। और इसमें फिर एडिशनल आपको बेनिफिट इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि बैग तो आप भूल ही जाओ, बैग तो आपके नहीं आएगी क्योंकि कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होने ही वाले हैं। और सर मेरे हिसाब से तो इन्होंने वो देखी है बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट वाली, पिछला जो रिजल्ट है हमारा देखा ही है। लेकिन अब की बार जो है कुछ एडिशनल करने वाले हैं, वो है कि हम जो सेमेस्टर है उसके साथ में आपको कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे कंपटीशन से कोई जैसे भाई आपके कैसे एग्जाम्स आते हैं, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन उठने वाले हैं, और जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, जो कंसेप्ट की समझने वाली जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होने वाली है। ये जो है मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा आपको बेनिफिट, क्योंकि इसके बाद में 4th ईयर के बाद में प्रत्येक बच्चे को ये जो है शंका रहती है कि सर अब क्या करे, तो वो दुविधा आपके नहीं रहेगी। आपको ये पता है कि मैं कोई सा भी एग्जाम दूंगा तो वो एग्जाम में आराम से जो है मेरी स्टडी करके और जो 4th ईयर का मेरा नॉलेज है उसका यूज करके ही मैं निकाल लूंगा आराम से। उस हिसाब से हम आपको ट्रेन करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वही हमारा उद्देश्य है। ठीक है बेटा, ये तो हुई अपनी बातें। ठीक है, अपनी बातें तो दूसरी में भी कर लेंगे क्योंकि सोइल की क्लास रहने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ कि इस बैच में आपको ऑल क्लासेस मिलेगी और इसके साथ में ऑल नोट्स मिलेंगे, और गेस पेपर ओल्ड पेपर वो तो देता ही देता है, ब्राइट एग्रो क्लासेस कहे या नहीं कहे वो तो देता ही देता है। इसके साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। और जो फाउंडेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर आप देखते होंगे कि फाउंडेशन लिख दिया और वहां पर करवा कुछ नहीं रहे, 0 लेवल से मेहनत करेंगे। और जो टीम मेंबर नहीं मेहनत करेगा, जिसे बाय द वे मैं नहीं करूंगा, सर नहीं करेंगे, बाकी शुभम जी, विजय जी जो भी है, अजय जी, ये अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इनको अपन स्किप करना अच्छा रहेगा। बाय द वे बच्चों के साथ में और बच्चों की शिक्षा के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हमेशा याद में रखना। और इसके साथ में नंबर है अपने 8690596638। ठीक है, बाकी क्लासेस वगैरह देख लेना, इन नंबरों पर बता देना कि हमारे को क्या क्या चीजें मिल सकती है। आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। एक और कैलकुलेशन करा देता हूँ, 4 साल इस डिग्री को दोगे, 4 लाख इस डिग्री को दोगे, क्योंकि 1 लाख कितना भी ऐसे मान लो कि उसकी घर की कंडीशन कैसी भी हो, पर फिर भी 1 लाख रुपए लग जाते हैं 1 साल के। ठीक है, इसके साथ में ही ये देने के बावजूद अपन ब्राइट एग्रो क्लासेस पर ऐसे मान लो कि 600 × 6 सेमेस्टर में पढ़ाई होती है, तो अपन ऐसे मान लो कि 3600 रुपए दे दिए। ठीक है, इसके साथ में फाउंडेशन बैच फ्री रहता है। ठीक है, और 3600 रुपए में डब्ल्यू का कहीं पर भी कोर्स जाकर देख लेना, 3600 प्लस ही मिलेगा। हाँ, 10,000 का भी मिलेगा पर 3600 प्लस ही मिलेगा। पर इस 3600 में 3 साल आपके सेमेस्टर की पढ़ाई प्लस है आपके गाइडेंस। पहले बात तो सर की इनको जरूरत ही नहीं होगी डब्ल्यू के फाउंडेशन बैच की। बिल्कुल, आपको इतने बढ़िया जो कंटेंट है वो मिल रहा है, तो फिर अलग से आपको जो फाउंडेशन है ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका सारा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर होने वाला है, सारी चीजें। ठीक है, और इसके साथ में मैं बता देता हूँ, दुनिया में पढ़ाने के लिए बहुत सारे मिलेंगे। बैच भी स्टार्ट तो नहीं हुए होंगे पर हो जाएंगे बहुत सारे, देख देख कर करते ही है दुनिया की। वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। बेटा वो कर रहा है, वैसा करने के लिए वैसा बनना पड़ेगा और वैसा नहीं बन सकता। ठीक है, तो वैसा अपने होड़ में वो बोलते हैं ना, किसी होड़ में तो गोडे फूटते हैं, किसी की किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। तो बेटा आपको भी नहीं करनी है, लोग करते हैं पर गोडे फूट जाते हैं फिर। ठीक है, तो जो काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, अब मैं किसी को देखकर जैसे कोई बायोलॉजी पढ़ाने लग जाऊं, मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है यार, मैं बायोलॉजी पढ़ाने लग जाऊं, तो बेटा वहां तो मेरा नुकसान होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसी बात है, कभी भी क्या नहीं करनी है, किसी की ओर नहीं करनी, अपने को अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं कि ये जो क्लासेस रहेगी इनकी विशेषता क्या रहेगी। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, हर क्लास में फॉलो करना। आप मेरे को ये नंबर है, ये व्हाट्सएप में चेक करता रहता हूं, आप मेरे को बता देना, रमेश जी सर की शिकायत करनी हो, कमलेश जी सर की करनी हो, किसी की भी शिकायत करनी हो, इन नंबरों पर मैसेज कर देना कि सर इस क्लास में है ना सर ने लापरवाही की है, क्लास नंबर मेरे को भेज देना, वो क्लास रिपीट हो जाएगी, 5 बार रिपीट होगी।
ठीक है, ये सर के लिए सजा है। और मेरे लिए हो तो 9672 वाली जो नंबर है उन पर कर देना, विजय जी सर करवा देंगे। ठीक है, आपके लिए इतना ही डेडिकेट होकर मेहनत करने वाले, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर क्लास होगी। अब भाई साहब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आज सर आपको पढ़ाने वाले हैं सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये कोर्स है। अब कि सर मैं जब तक मेरे को ये नहीं पता है कि सोइल फर्टिलिटी वर्ड क्यों आया, इस इंडिया में वर्ड क्यों यूज करने लग गए, अपनी इस मर्दा के लिए क्यों यूज करने लगे, जब तक मेरे को ये नहीं पता है मैं यहाँ पर पढ़ने लग जाऊंगा मर्दा विकास का इतिहास, जो अपने जेबी बोसिंगोल्ट आए, जेबी लिबिक आए, ये बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अरे आए गए, इनसे मतलब क्या हुआ जब तक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं होंगे कि ये क्यों दिए थे, क्यों आए थे। ठीक है, इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, तो ये आपसे कांटेक्ट करके और आपस में कनेक्ट करके बताएंगे। कैसे बताएंगे ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मर्दा है, भाई साहब मर्दा क्या करती है, मर्दा उत्पादन करती है, अपन है अपन कार्य करते हैं, अपन भी तो प्रोडक्टिविटी करते हैं, अपन भी तो कोई कार्य करते हैं। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं भी प्रोडक्टिव हुई, ये क्लास मेरा क्या हुआ, प्रोडक्शन ही हुआ। अब इसी प्रकार से अपन बात करें तो जो मर्दा है, मर्दा भी प्रोडक्शन देती है। अब भाई साहब जब मैं खाना ही नहीं खाता, मेरे को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता, तो क्या मैं आपको क्लास दे पाता कि सर नहीं, आप में एनर्जी नहीं रहती। ऐसे ही जब तक मर्दा में एनर्जी नहीं रहेगी, मर्दा में जो न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, तब वो कैसे हो पाएगी, उसकी भी हेल्थ जरूरी है। अपन कहते हैं ना कि जो सोइल है ना, सोइल का हेल्थ जरूरी है। सोइल का हेल्थ को आप बोल सकते हो सोइल फर्टिलिटी, मतलब इसकी उर्वरता है, इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं। हेल्थ में तो और भी चीजें इंक्लूड हो जाती है सर, पर सोइल फर्टिलिटी में ओनली क्या रहता है, जो आप उर्वरक डालते हो ना, न्यूट्रिशन, आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं कि सर 17 होते हैं। अब सर इनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको ये नहीं पता है। अभी तक कैसा क्वेश्चन बन सकता है सर, आप मेरे को पता है कि आप बताओगे, मैंने आपकी क्लासेस भी देखी, उनमें आप अच्छे से समझाते हो। तो 17 पोषक तत्वों को मुख्यतः है जो है अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस में किस प्रकार से समझाया जाता है वो मैं बता देता हूँ। 3 + 6 + 8 के रूप में समझाया जाता है। 3 + 6 + 8 के रूप में समझाया जाता है। और सर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट टोटल कितने हैं, टोटल कितने, मैक्रो कितने हैं, संरचनात्मक कितने हैं, तो ये कितने हैं बेटा 3। CHO ये कितने हैं कि सर NPK और CAMGS कि सर ये कितने हैं, ये तो आपको याद ही नहीं होंगे, याद कैसे होंगे। फे मनकु जन्मो बकल निकल, मेरे को किस प्रकार से याद है, आप भी कर सकते हो। फे मनकू जन्मो बकल निकल, ठीक है, इसको लिख लेना, फे मनकू जन्मो बकल निकल। तो क्या होगा, फे मनकू जन्मो बकल निकल। ठीक है, निकल को एना ही रखना क्योंकि क्लोरीन अपन ने ले लिया। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए बेटा 17 पोषक तत्व हो गए। और लास्ट वाले को ऐसे समझ लेना क्योंकि लास्ट में आया था सर फे मनकू जन्मो बकल निकल। यहाँ पर आपको सर एक और चीज बताएंगे कि बेटा यहाँ पर जब पीएच बढ़ती है ना तो इनकी उपलब्धता बढ़ती है, पीएच बढ़ती है तो इनकी उपलब्धता बढ़ती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की घटती है। पर ये माइक्रो है फिर भी इनकी बढ़ती है, फिर की इन भी बढ़ती है। सर जिंक के बारे में भी मेरे हिसाब से आप बताओगे, अभी कल परसों की आपकी क्लास देखी थी कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन के संश्लेषण में उसमें सहायक होता है, ऑक्सीजन के लिए जरूरी होता है भाई। एक और आपको ये अमीनो एसिड भी नाम ले रहा था शायद, कोई ग्लाइकोसाइड वगैरह नाम ले रहे थे। ठीक है, इसके साथ में ही आप बताओगे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए होता है, पोटेशियम जो रोग प्रतिरोधकता के लिए, ये जड़ के लिए होता है। मतलब सीधा ही बता देंगे, वो सारी चीजें तो अलग है, क्वेश्चन बनेगा तो वो सीधे ही बता देंगे कि नाइट्रोजन इस कारण होता है, ये इस कारण होता है, मैग्नीज के कारण जो जई है उसमें ग्रीस पेक होता है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी वहां पर। और ये ऐसे के ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, साथ के साथ में लिखने में मजा। ऐसे तोड़ना है कि सर जोर आता है हमारे को, मजा आना चाहिए आपको, तो ये टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है। ठीक है, ऐसा दोबारा से मौका नहीं मिलने वाला है, सारी मेहनत ये टीम करेगी। आपको बस क्या करना है, आपको लिखना है। बहुत सारों को तो लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, फिर लिखने में प्रॉब्लम आती है तो फिर हम तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपन जो है एक दवा बना सकते हैं। ठीक है, आपकी जो एग्जाम है उसकी दवा बना सकते हैं, उसको आपको पिला नहीं सकते कि हाँ गले में भी हम भी बेच दें। ठीक है, वो आपको खुद को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि मैं कोई दवा थोड़ा ना बना दूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं कोई दवा थोड़ा ना बना सकता हूं, पर हम दवा बना सकते हैं।
ठीक है। बहुत सारे आपको ऐसे बोलेंगे कि हम पढ़ा सकते हैं, आपको याद थोड़ा ना करा सकते हैं, याद भी करा सकते हैं, पर उसको थोड़ा सा कंज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ में ये इतिहास है, इतिहास के साथ में सर फाउंडेशन के बारे में बता रहे थे। देखो ये जो न्यूनतम जो नियम है, लॉ ऑफ मिनिमम है, ये जेवी लिबिग ने दिया था, ठीक है, जेट के लेवल का है। पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके प्री पीजी वगैरह में भी पूछा जाता है कि सर लॉ ऑफ मिनिमम क्या है। अब इतना याद होगा, सभी को याद होगा, बहुत सारों को याद होगा कि सर लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, जेवी लिबिग ने दिया था। जेवी लिबिग ने और क्या क्या किया था सोइल साइंस के लिए, वो सर आपको बताएंगे। लॉ ऑफ मिनिमम होता क्या है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, ठीक है, उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिया था और वो दिया था जेवी लिबिग ने, ठीक है। कृषि रसायन के जनक कौन है और इसके साथ में भारत में कौन है, वो सारी चीजें आपको कौन बताएंगे, वो आपको सर बताने वाले हैं, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपको लास्ट में क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बताएंगे, आपको सारी चीजें लिखवाएंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लाइव में जुड़ते रहोगे, लाइव में चल रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ में है तो जुड़ जाइए। जो भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं मेरे हिसाब से सर आप अपनी क्लास को दीजिए और डेमो क्लास को देखिए। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है और पहली क्लास बहुत ही शुभ अवसर पर, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, सरस्वती माता का दिन है, तो सरस्वती माता से आशीर्वाद लेते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि कमलेश जी सर ने बहुत सारी चीजें पहले ही आपको बता दी थी कि हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारी रणनीति है, ठीक है, तो वो सारी चीजें तो आपके जो है दोबारा से रिपीट नहीं की जाएगी। हम क्या करते हैं, हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ क्या कर लेते हैं, क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सारी बातें हमारी हो ही गई है, थोड़ी सी मैं और भी जो है इलेबरेट करना चाहूँ, थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ चीजों को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ इतना ही हमसे कांटेक्ट में ना रहे कि सिर्फ हमें तो सेमेस्टर पास करना है सर, हमें तो ओजीपी बनानी है, सेमेस्टर करके हम फ्री हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चा हमसे जो है ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा हमसे जो है रिलेशन रख पाए, ठीक है, कि सर मुझे जो है आगे क्या करना है, आगे हम मेरी क्या रणनीति रहनी चाहिए, आगे जाकर मैं क्या करूँ, फोर्थ ईयर के बाद में क्या करूँ, वहां तक बच्चा हमसे जुड़ा रहे, ठीक है। जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक वो हमसे जुड़ा रहे, ये हमारा उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। इसलिए हम उसी प्रकार का कंसेप्ट उसको देने वाले हैं, उसी प्रकार की चीजें उसको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे हमारी तरफ से, ये हमारा जो है आपको वादा है, इसे मान के आपको चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा, हमने जो है फंडामेंटल पढ़ा था, ठीक है। हम प्रत्येक सब्जेक्ट का सबसे पहले बीएससी में आप फंडामेंटल पढ़ोगे, ठीक है, सॉइल का फंडामेंटल पढ़ते हो, एग्रोनॉमी का पढ़ते हो, इसके साथ में और जो मेजर सब्जेक्ट है उनके आप फंडामेंटल पढ़ते हो। फंडामेंटल का मतलब है कि बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है पहले, ठीक है। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कह गए, ABCD ये जानते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो वही सिस्टम है कि ये आपका जो फंडामेंटल वाला जो फर्स्ट ईयर का बेस था, जो हमने पिछली बार कवर किया, वो मुख्य रूप से क्या है, वो आपका ABCD है, ऐसे मान के चलो सोइल साइंस का वो ABCD था, ठीक है। अब उस ABCD से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चीजों को जो है ज्यादा सही ढंग से कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके जो कोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट यानी कि मृदा उर्वरता प्रबंधन, ठीक है, मृदा उर्वरता प्रबंधन। अब इसका मतलब क्या है कि सर प्रबंधन फर्टिलिटी ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम ये कहते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है भाई, आविष्कार जो आवश्यकता है, आपकी जो नीड है वो ही आविष्कार की जननी है, ये हम कहते हैं। तो ये आने की क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो आवश्यकता के लिए हम ये कहते हैं कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि लगभग जो आपके 1960 है उसमें हमारी हरित क्रांति प्रारंभ हो गई, ठीक है, हमने खूब धड़ल्ले से जो है आपके उर्वरकों का इस्तेमाल किया, उर्वरक हमने खूब डाले, ठीक है, उसके साथ में हमने पेस्टिसाइड यूज करना स्टार्ट कर दिया और जो है कंटिन्यू हम करते चले गए, और ये लगभग हम जो है 40 साल तो वो मान के चलो, और इसके बाद में ये ऊपर वाले साल है तो 50 से 60 साल तक से ऊपर का टाइम हो गया कि हम अभी भी वही जो मेथड है वो फॉलो कर रहे हैं, उर्वरक डालने हैं, पेस्टिसाइड डालने हैं और क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन लेना है।
लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई है। कैसी प्रॉब्लम सर? कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो अब कंटिन्यू कम होती जा रही है। ठीक है, यदि हम फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं तो मिट्टी में कुछ होता ही नहीं है, और यदि हम डालते हैं तो ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, जिससे किसान की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब किसान नहीं डाले तो नुकसान, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और खरपतवार डाल दे तो कॉस्ट बढ़ जाए। तो प्रॉब्लम में किसान अभी इस प्रकार से है कि इधर जाए तो प्रॉब्लम, इधर जाए तो प्रॉब्लम। तो क्या किया जाए? तो फिर वैज्ञानिकों ने ये जो है आजकल के जो कंसेप्ट है हम आजकल पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को मॉडर्न एग्रीकल्चर को मिलाना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच हमने जो है स्टार्ट कर दी कि समन्वित कृषि प्रबंधन करेंगे। ठीक है, यानी कि सबको साथ में, सभी मेथड्स को यूज करते हुए साथ में चलेंगे, एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो वो ही चीज यहाँ पर लागू होती है। फर्टिलिटी को मैनेज करने के लिए पहले फर्टिलिटी को जानना जरूरी है कि सोइल उर्वरता, जो मिट्टी की उर्वरता है वो है क्या। ठीक है, तो ये चीज पहले हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो जो मिट्टी है उसकी उर्वरता का मतलब क्या है? तो मतलब के लिए हम ये कहते हैं कि उर्वरता का मतलब है पौधों को मृदा द्वारा पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता। ठीक है, यानी कि ये उस कैपेसिटी को बताने का काम करती है। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्या करती है? मिट्टी की कैपेसिटी को बताती है, जो कि पौधों को उपलब्ध करवाती है क्या? न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाने वाली जो इनकी क्षमता है, उसी को बताने का काम किसका है? उर्वरता का है। इसके साथ में हम ये कहते हैं कि एक सॉइल प्रोडक्टिविटी नाम की एक टर्म और आती है। ठीक है, उसमें हम ये कहते हैं कि सॉइल प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि सॉइल फर्टिलिटी प्लस मैनेजमेंट, उसमें हम मैनेजमेंट भी शामिल करते हैं कि मिट्टी तो बहुत अच्छी थी मान लो, लेकिन उसमें मैनेजमेंट नहीं हुआ, सही ढंग से बीज नहीं डाले, सही ढंग से हमने कल्टीवेशन नहीं किया, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम आ गया। तो प्रोडक्शन कम आना अलग बात है, सॉइल का फर्टाइल होना अलग बात है। इसलिए फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीज है कि प्रोडक्टिविटी में हम किसको ऐड कर देते हैं? मैनेजमेंट को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो ये सारा चीजें की आवश्यकता क्यों पड़ी ये हमने देख लिया, उर्वरता क्या है ये हमने देख लिया। अब देखो, उर्वरता को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि उर्वरता की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, पहले आजकल के जितने इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, तो पहले क्या होता था कि जब हम कुछ भी नया सीखने जाते हैं तो पहले उसका बेसिक सीखना स्टार्ट करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने भी सबसे पहले देखा कि पौधे को यदि पानी दे रहे हैं तो पौधा बहुत अच्छा खिल रहा है, और पौधे को पानी नहीं दे रहे हैं तो पौधा मर जा रहा है। इसका मतलब पानी ही सब कुछ है। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या कहा स्टार्टिंग में, कि पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है? पानी है, क्योंकि और तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, सबसे ज्यादा पानी ही दिख रहा था। भाई हम खाना खा रहे हैं, मतलब पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये समझ में आता है कि जीने के लिए खाना और पीना, श्वास लेना तीनों जरूरी है। ठीक है, लेकिन पौधों के लिए श्वास लेता भी पौधा दिख नहीं रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट लेते हुए भी उस टाइम पे दिख नहीं रहा था। इसका मतलब पानी जरूर दिख रहा था, पानी डाल रहे हैं पौधा खिल रहा है, पानी नहीं डाल रहे हैं पौधा मुरझा रहा है। इसका मतलब पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टार्टिंग में देखा गया। तो सबसे पहले पानी पे बात हुई, उसके बाद में मिट्टी की, भाई मिट्टी में ही प्लांट लगेगा, ये बातें भी सामने आई। उसको उखाड़ देते हैं तो नहीं है, इसका मतलब हुआ कि मिट्टी भी जरूरी है। तो दूसरी बात ये सामने आई कि मिट्टी क्या है, पौधे के लिए जरूरी है। फिर धीरे धीरे थोड़ी बातें आगे बढ़ने लगी, फिर ऑक्सीजन की बातें होने लगी कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है पौधे के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण से मिलती है, एनवायरमेंट से मिलती है, ये बातें क्लियर हुई। और जैसे जैसे रिसर्च चलती गई वैसे वैसे सारी बातें आगे क्लियर होती गई। तो उन्हीं बातों को हम भी क्या करने वाले हैं, एक हिस्ट्री के रूप में देखने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब हो गया कि इसका क्या इतिहास है, कहां से बातें प्रारंभ हुई और आज हम कहां तक पहुंच चुके हैं। ये सारी बातें आपकी किस में आती है? हिस्ट्री में आती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, एक तरह से इतिहास है। किसका? मृदा उर्वरता का। ठीक है, तो उसी इतिहास को हम देखने वाले हैं, सारी चीजें एक साथ हम चर्चा करने वाले हैं। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, ये तो आपका जो है कोर्स कोड है ही,
ठीक है। और साथ में ये आपका टाइटल देखने को मिलता है। ये बेसिक चीजें हैं, सारी आपको पहले बताई हुई है कि इसमें क्या होता है, एक क्या है, दो क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले ही से ही क्लियर है। पादप पोषक और मृदा उर्वरता का इतिहास, ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है सॉइल साइंस का, जो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है, इसका पहला टॉपिक यही रहने वाला है। ठीक है, तो मृदा उर्वरता के इतिहास की हम बात करें यदि, तो मृदा उर्वरता के इतिहास में सबसे पहली चीज तो ये देखने को मिलती है कि एक जो फ्रांसिस बेकन है, इन्होंने एक बात कही। क्या बात कही? वही बातें जो मैंने अभी कही थी कि सबसे पहले पानी दिख रहा था सबको, ठीक है, कि पानी डाल रहे हैं तो क्या है, आपका जो पौधा है वो खिल रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, और यदि उसको पानी नहीं दे रहे हैं तो वो मुड़ जा रहा है, मर जा रहा है। ठीक है, तो ये दिक्कत देखने को मिली, तो इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि मृदा का मुख्य कार्य पौधों को सीधा बनाए रखना, उन्हें गर्मी व ठंड से बचाना, ये काम तो है, लेकिन पौधों का मुख्य पोषक जल है। ये बात किन्होंने कही? बेकन ने कही सबसे पहले। ठीक है, पौधों का जो मुख्य न्यूट्रिएंट है, पोषक है, वो क्या है? जल है, कि जल से ही सब कुछ मिल रहा है पौधों को। तो ये बात सबसे पहले किसने बताई? आपके जो बेकन है, इन्होंने बताई। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कहा कि मिट्टी से क्या होता है, मुख्य रूप से जो है गर्मी और ठंड से भी मिट्टी बचाती है, ये बातें भी इन्होंने कही। इसके बाद में आ जाते हैं हेलमंट की बात कर लेते हैं। हेलमंट क्या है? तो हेलमंट भी एक वैज्ञानिक है, और ये वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि जल पौधों का एकमात्र पोषक तत्व है। इन्होंने कहा कि जल के अलावा कुछ नहीं है, जो सब कुछ है वो पानी ही है। पानी से ही जो है पौधे को कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हालांकि इनके बारे में उस टाइम तक जानते नहीं थे, लेकिन जितने भी न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं? जो जल है उसी से मिल रहे हैं। ये बात किन्होंने कही? हेलमंट ने कही। ठीक है, ये किन्होंने कही? हेलमंट ने। हालांकि ये बात पूर्ण तरीके से सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि जल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पौधे के लिए आवश्यक है, लेकिन उस टाइम तक इन्होंने इतना ही जाना था, इसलिए इतना ही बताया है। आज हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हम पौधे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इतनी रिसर्च नहीं थी, इतनी साइंस नहीं थी, तो उस टाइम पे ये बात कहना भी एक बड़ी बात थी। इसके बाद में जो आपके रॉबर्ट बॉयल है, ये आ जाते हैं। रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा जो हेलमंट के निष्कर्षों की पुष्टि, पहली बात तो हेलमंट ने जो बातें कही उन्हीं की पुष्टि की, उनको क्लियर किया पहले तो कि हाँ ये सही बात है। यह सिद्ध किया कि पौधे जल से लवण, आत्माओं का मतलब हो गया मुख्य जो पोषक पदार्थ है। ठीक है, आत्माओं का मतलब क्या हो गया? मुख्य रूप से जो पोषक पदार्थ है वो, और तेल संश्लेषित करते हैं। जो ऑयल है वो भी किससे मिलता है? जल से ही मिलता है। इन्होंने बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, हेलमंट की बात को थोड़ा सा क्या कर दिया? क्लेरिफाई कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया। क्या कहा? कि जल के द्वारा ही, जल से ही लवणों का निर्माण होता है, जल से ही तेल का निर्माण होता है, और भी पौधे में जो छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, वो किससे बन रही है? जल से मिलकर बन रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ी सी बात कही, लेकिन सही कही, क्योंकि आजकल जल जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी जरूरी होता है, उसी से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं बातें तो ठीक थी, लेकिन क्लियर नहीं थी, ये बात हो गई। इसके बाद में आए आर्थर यंग। आर्थर यंग ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि जो आपके, ये सबसे पहले क्या करते हैं? पोट प्रयोग करते हैं। पोट का मतलब क्या हुआ? पोट का मतलब हो गया आपके जो गमले होते हैं उनका यूज करते हैं ये। ठीक है, क्या करते हैं? गमलों का यूज करते हैं। उन्होंने गमलों में क्या डाला? एक बार चारकोल डाल के देखा, एक बार ऑयल डाल के देखा, एक बार पोल्ट्री खाद डाल के देखी, वाइन स्पिरिट डाल के देखी, ऑयस्टर सेल डाल के देखी, यानी कि अलग अलग पदार्थ को जो है अलग अलग पौधों में डाल डाल के देखा इन्होंने। ठीक है, कि इनसे होता क्या है। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर डाला तो प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी हुई। इसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ, नमक ज्यादा डाल दिया तो क्योंकि ओस्मोसिस के कारण क्या हो गया? जो आपका प्लांट है वो मरना स्टार्ट हो गया, वो मुरझा गया। तो ये सारी चीजें देखने पर उन्हें ये पता चला कि निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या है? इनमें से कुछ सामग्री पौधों की वृद्धि को बढ़ाती है। इनमें से क्या करती है? कुछ चीजें ऐसी है जो कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है, क्योंकि रिजल्ट दिख रहा था उनको। अब वो खाद डाल रहे हैं, उस टाइम पे रिजल्ट अच्छा मिल रहा था, यानी कि पौधा ग्रोथ कर रहा था। लेकिन ये ऑयल, ये तो काम के है ही नहीं। चारकोल किस काम का पौधे के लिए? ठीक है, इसके अलावा ट्रेन ऑयल किस काम का? तो ये ऑयल, ये तो काम के थे नहीं। इसका मतलब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, और कुछ पदार्थ ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, कम करते हैं, या मान लो जो है ना तो बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के निष्कर्ष इन्होंने
निकाले। इसके बाद में आ जाते हैं जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले काफी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहने वाले हैं आपके लिए, और इनका जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कंपटीशन आपको ध्यान रखना है, साथ में चलना है, ठीक है, तो सेमेस्टर प्लस कंपटीशन की बात करनी है, और कंपटीशन की बात करनी है तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो है कि पौधों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को सिद्ध किया इन्होंने। सबसे पहले कोशी जो आपके पौधे हैं उनके विकास के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये बात सबसे पहले किन्होंने बताई, प्रिस्टले ने बताई, ठीक है। हमें ये तो पता था पहले कि हम खुद श्वास ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता है, लेकिन पौधों के लिए भी क्या वो चीज है ये हमें पता नहीं था, और ये बात किसने बताई, प्रिस्टले ने सबसे पहले बताई, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो आपके एसेंशियलिटी है उसको बताने वाले वैज्ञानिक कौन है, प्रिस्टले है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाते हैं फील्ड में उतरना, हम स्टार्ट कर देते हैं। फील्ड का मतलब आपके खेत में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुके थे। अब लोगों को ये लगने लग गया था कि पौधे ऐसे ही बिना काम ही वृद्धि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि कहीं पे भी हम पौधा डाल दिया वहीं पे उग गया और विकास कर गया, ऐसा नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं। ये बातें समझ में आ गई थी। कोई कह रहा था जल काम कर रहा है, कोई कह रहा था ऑक्सीजन जरूरी है, कोई कह रहा था कि CO2 जरूरी है, कोई कह रहा है मिट्टी की जरूरत है, ठीक है। तो धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, और फिर जो आपके वो ये हम कहते हैं बोसिंगट, इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं देख लेता हूं कि है क्या ये माजरा है क्या। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फील्ड एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। यानी कि ये क्या करते थे, एक पर्टिकुलर जो खेत है, छोटा चेक है, उसमें अलग क्रॉप उगाते थे और उसको अलग न्यूट्रिएंट देते थे, ठीक है, इसको अलग से न्यूट्रिएंट देते थे, और दोनों में देखते थे कि अंतर क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, किससे बढ़ रही है, किससे ग्रोथ कम हो रही है, ये सारी बातें इन्होंने जानना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। इसका मतलब यहां से जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो आने स्टार्ट हो गए, फील्ड का जो रिजल्ट है वो आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि अब जो वैज्ञानिक है वो खेत में उतर चुका है, ये मान के चलो आप, ठीक है, क्या हो चुका है, वैज्ञानिक खेत में उतर चुका है। तो वही चीज देखने को मिलती है। बैलेंस शीट इन्होंने एक काम और किया साथ में, इन्होंने अपने सारे जो एक्सपेरिमेंट है उनका एक बैलेंस शीट बनाया, उनकी एक शीट तैयार की कि ये चीज डाली मैंने, पौधे की इतनी ग्रोथ हुई, ये दिया, पौधे की इतनी ग्रोथ हुई, तो सारा जो है रिकॉर्ड रखा एक तरह से। और ये रिकॉर्ड बहुत जरूरी था, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट्स की बात आती है तो रिजल्ट्स हम है ना अपनी दिनचर्या को यदि एक जो है पूरे शेड्यूल के हिसाब से करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, वही बात है। और हमें ये भी पता रहता है कि उस दिन हमने ये काम किया था, उस दिन हमारा ये काम रह गया था, ठीक है, तो उससे हमें खुद को एनालाइज करने का मौका मिलता है। और यही खास बात किस में थी, यही आपके बोसिंगट में थी, और यही बात आपके मेंडल में भी थी। मेंडल ने भी बहुत अच्छा काम किया था और उनके भी निष्कर्ष पूरे रिकॉर्डेड थे, रिकॉर्ड किया हुआ था, सारी चीजें रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। तो वही बात इनमें देखने को मिलती है, बैलेंस शीट। वह क्षेत्र प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, उन्हें फील्ड एक्सपेरिमेंट का जनक माना जाता है। तो केमिस्ट्री में जब हम फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि आपके जो एग्रीकल्चर है उसमें सबसे पहले फील्ड एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया, फील्ड पे उतर के काम करना किसने स्टार्ट किया, कौन कौन से निष्कर्ष निकाले, तो वो बोसिंगट के रूप में ही देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोसिंगट लिखा हुआ है, आप इसको जो है प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी बोल सकते हो, हालांकि मैं तो बोसिंगट बोलता हूँ, अब आप देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रोनाउंसिएशन है। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं, और ये वैज्ञानिक ने तो बहुत ज्यादा तबाही मचा दी, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके तो फिर जो है सारा सिस्टम ही बदल दिया अपनी सॉइल फर्टिलिटी का, या हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी को डिवाइड नहीं किया था कि ये अलग पर्टिकुलर सॉइल साइंस का ही जो है टॉपिक है, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे तो पूरा एग्रीकल्चर लेकर या प्लांट पर रिसर्च ही चल रही थी, ठीक है। उस हिसाब से इन्होंने कुछ बातें कही, और इनकी बातें आज भी सिद्ध जो है साबित होती है, सही साबित होती हुई नजर आती है। इसलिए हम इनको बहुत अच्छा वैज्ञानिक, या हम ये कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम देने वाले, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक माने जाने वाले, ये सारी चीजें हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जस्टिन वॉन लीबिग ने, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा खूब, ठीक है, ये इन्होंने सुझाव दिए कुछ, पौधों में अधिकांश कार्बन जो है कहां से आता है, वायुमंडल से आता है। अब बताओ बात सही है या नहीं है, वायुमंडल से ही आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जो आपके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है
वो कहाँ हो रही है, पत्तियों में हो रही है। और पत्तियों में जो CO2 आ रही है रंध्रों के द्वारा, वो कहाँ से आ रही है, एनवायरमेंट से आ रही है। CO2 ही आगे चल के क्या करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है। इसका मतलब पहली बात तो इनकी सही साबित हो चुकी है कि CO2 कहाँ से मिल रही है, एनवायरमेंट से। ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल से प्राप्त होते हैं, ये बात भी बहुत अच्छी कही इन्होंने। ठीक है, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तब हम ये कहते हैं कि इसमें दो चीजें होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में दो चीजें होती है, एक तो CO2 का यूज होता है और एक जल का यूज होता है। दोनों प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होते हैं। CO2 से तो ग्लूकोज बन जाता है, बात समझ में आती है, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन ये जल है, जल ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है, हाइड्रोजन यहाँ ग्लूकोज के रूप में चला जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन आ रही है दोस्तों, ये कहाँ से आ रही है, ये एनवायरमेंट से, वो इससे जल से ही तो आ रही है। तो यही तो बात ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो जल से ही टूटकर बनते हैं, जल से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ये बात भी इन्होंने अच्छी कही। इसके बाद में सारी धातुएं पौधों की चयापचयन क्रियाएं, चयापचयन क्रियाओं का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, अंदर की जो एक्टिविटीज है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, एंजाइमेटिक कोई प्रक्रिया हो गई, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके अंदर की प्रक्रियाएं हैं। तो पौधे के अंदर चल रही है तो हम कह रहे हैं उपापचयन से, मेटाबॉलिक से संबंधित एक्टिविटीज है। से उत्पन्न अम्ल, और इनके द्वारा जो उत्पन्न अम्ल है संतुलित करने के लिए आवश्यक होती है। ये सारी धातुएं इनको क्या करती है, इन अम्लों को संतुलित करती है, क्योंकि सारी धातुओं का मतलब है इनमें सार का नेचर है। ठीक है, यानी कि इनमें कैसा नेचर है, बेस का नेचर है। और बेस क्या करता है, एसिड को जो है कंट्रोल में लाकर क्या कर देता है, उनको लवणों के रूप में बना देता है। ठीक है, यानी कि उनका क्या बना देता है, जो है हम कहते हैं लवण बना देता है। ठीक है, और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इनके द्वारा जो अम्ल बन रहे हैं वो किसके द्वारा क्षारीय नेचर में लेके जाए जा रहे हैं, क्षारीय जो आपकी मेटल्स है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके द्वारा। ठीक है, तो काफी हद तक ये बात भी इन्होंने ठीक कही थी। इसके बाद में फास्फोरस बीज के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये तो हम आजकल भी पढ़ते हैं जब फास्फोरस की बात करते हैं। ठीक है, आगे चल के हम बात भी करेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, उसके बाद में उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर फास्फोरस का जो काम है वो भी पढ़ेंगे। तो जब फास्फोरस के काम की बात आएगी तब हम कहेंगे कि फास्फोरस क्या करता है, बीज का निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, हम कहते हैं पोटास क्या करता है, तो पोटास क्वालिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, यदि आपको बीज की क्वालिटी अच्छी रखनी है तो पोटास दो, यदि आपको बीज बनाना है और बीज को मोटा रखना है, ठीक है, उसकी साइज बढ़ानी है, तो फास्फोरस है वो दो। ठीक है, तो यही चीजें हैं। और ये चारों पांचों चीजें, एक चीज और रह गई, ये बहुत अच्छी इन्होंने कही है। ठीक है, वॉन लीबिग ने, पौधे मिट्टी से सब कुछ अवशोषित करते हैं, लेकिन वे अपनी जड़ों के माध्यम से गैर आवश्यक तत्वों को बाहर निकाल देते हैं। ये बात भी इन्होंने कही कि पौधे क्या करते हैं भाई, तब तक जो है आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके बारे में इतना पता नहीं चला था कि जो मिट्टी में जड़ें हैं वो ऑर्गेनिक एसिड भी रिलीज करती है। इनके अनुसार ये था, ठीक है, हालांकि जड़ें जो है ऑर्गेनिक एसिड इसलिए रिलीज करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो आपके माइक्रो ये है सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं साधारण भाषा में कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, जो सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी में रह रहे हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए रिलीज करती है। लेकिन उस टाइम पे ये देखा गया कि मिट्टी अधिकतर जो चीजें अवशोषित करती है वो कहां से अवशोषित कर रही है, मिट्टी से अवशोषित कर रही है पौधे। ठीक है, मिट्टी से अवशोषित कर रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो कोई अतिरिक्त आवश्यक जो है बिना काम का कोई पदार्थ है उसको जड़ों से ही रिलीज कर देती है। ठीक है, यानी कि अवशोषित भी वहीं से ले रही है और बेकार चीजों को रिलीज भी कर रही है। ये बातें भी इन्होंने ही कही थी। और हम ये नहीं कह सकते कि क्लियर रूप से सारी चीजें सही है, लेकिन काफी हद तक ये चीज भी सही है इनकी। ठीक है, इसके बाद में लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसको दो प्रकार से हम पढ़ेंगे और दोनों प्रकार से ही आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखो क्या कहा इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट है उन पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक बार नाइट्रोजन दिया, एक बार फास्फोरस दिया, एक बार पोटास दिया, कैल्शियम भी दिया, मैग्नीशियम भी दिया। ठीक है, इसके अलावा सल्फर भी दिया। जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सारे दे देकर पौधे को रिजल्ट देखे। तो इन्होंने पाया कि ये जो हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं ये क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रभावित तो करते हैं,
ठीक है, ग्रोथ को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन ग्रोथ को सबसे ज्यादा जो सीमित करता है, सीमित का मतलब कम करता है, वो ही है जो कि मिट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आपका खेत है, आपके खेत में यदि मैग्नीशियम की कमी है, इसका मतलब आप चाहे नाइट्रोजन दो, आप चाहे पोटास दे दो, आप चाहे सल्फर दे दो, और कितनी ही मात्रा में दे दो, जब तक आप इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा नहीं करेंगे, इस न्यूट्रिएंट को नहीं देंगे, तब तक आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित किससे हो रहा है, सबसे कम मात्रा वाले तत्वों से प्रभावित होता है। तो कम का मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो कम संख्या में है वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो सबसे कम संख्या में है, सबसे कम मात्रा में है, वो ही न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा पौधों के लिए जरूरी है। ये बात किन्होंने कही, आपके वॉन लीबिग ने कही, और इसी नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पहले ये पूछते थे कि लॉ ऑफ मिनिमम जो है किसने दिया, आजकल ये पूछते हैं कि लॉ ऑफ मिनिमम का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको क्लियरली ऐसे ही पढ़ने हैं कि पौधे की वृद्धि उस पोषक तत्व द्वारा सीमित होती है, सीमित का मतलब कम होती है, जो न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध है, जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है, भले ही अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। अतिरिक्त पोषक तत्व चाहे कितने ही हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सबसे कम है वो ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसको, प्रोडक्शन को, उत्पादन को, इसके अलावा हम कहते हैं वृद्धि को, इन सब चीजों को वो ही प्रभावित करता है। यह नियम कहता है कि पादप, उसी को दोबारा दूसरे शब्दों में पढ़ रहे हैं, यह नियम कहता है कि पादप उत्पादन का स्तर उतना ही अधिक हो सकता है जितना कि आवश्यक पौध वृद्धि कारकों में से सबसे सीमित तत्वों द्वारा अनुमानित होता है। यानी कि प्रोडक्शन भी उतना ही बढ़ सकता है जितना सबसे छोटे वाला, जो सबसे कम मात्रा में जो पोषक तत्व है वो अलाउ करता है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो है ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो आपके पौधे की जो ग्रोथ है, पौधे में जो प्रोडक्शन है, पौधे में जो उत्पादन है, वो किससे प्रभावित हो रहा है, सबसे कम वाले कारक से। ठीक है, जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, और लॉ ऑफ मिनिमम के आधार पर ही इनको हम कृषि रसायन विज्ञान के जनक भी मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि कृषि रसायन विज्ञान के जो है आपके जनक कौन है। ठीक है, इसके बाद में लेव्स और गिलबर्ट की बात कर लेते हैं। ये भी दो वैज्ञानिक है, इन्होंने भी कुछ बातें कही। देखो, ये जो आपका लीबिग है ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, एक तो भाई CO2 कहाँ से मिल रही है ये बातें बताते हैं, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये कहाँ से मिल रहे हैं ये बातें बताते हैं। इसके साथ में लॉ ऑफ मिनिमम भी दे देते हैं, इसके साथ में ही इनको हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कहे हैं अभी, यहाँ से आपको कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप जरूर क्लियर कर लेना। इसके बाद में आगे हम चलते हैं। आगे क्या बात है, तो आपके जो लॉज और गिलबर्ट है, इनके अनुसार ये यहाँ पर जो है इंग्लैंड में, यहाँ पर जो ये स्थान है, यहाँ पर रिसर्च किया करते थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 साल तक इन्होंने क्या किया, फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, खेत में काम करके देखा, और कुछ निष्कर्ष इन्होंने भी निकाले। ठीक है, क्या क्या निष्कर्ष निकाले, फसल को फास्फोरस पोटास दोनों ही आवश्यक होते हैं, बेसिक सी बात है, फास्फोरस पोटास ही क्या और भी बहुत ज्यादा, लेकिन उस टाइम तक इन्हीं को इंपॉर्टेंट समझ रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों आवश्यक होते हैं। अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन तो रह ही गया, नाइट्रोजन को तो इन्होंने कहा ही नहीं। तो इसलिए नहीं कहा दोस्तों, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें नाइट्रोजन देते थे तो प्रोडक्शन बढ़ जाता था, लेकिन कुछ फसलें ऐसी थी जिनमें नाइट्रोजन देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे कि आपके लेग्यूम क्रॉप्स में आप नाइट्रोजन डालोगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नाइट्रोजन पहले ही बना लिया है, और उस टाइम पर मिट्टी इतनी खराब थी नहीं। ठीक है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव थे वो नाइट्रिफिकेशन करते थे, तो उसकी वजह से पौधों को आराम से नाइट्रोजन मिल जाया करता था। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जो कमी है वो उस टाइम तक खोजी नहीं गई थी, तो इन्होंने कहा कि फास्फोरस और पोटास दोनों आवश्यक है। ठीक है, लेकिन पौधों की राख की संरचना से इन तत्वों की वास्तविक आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इन्होंने कहा कि जब हम पौधा लेते हैं, राख का मतलब हो गया पौधा लेते हैं, उसको जला लेते हैं, जलाने के बाद में वो जो राख है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, तो वहां से देखने पर यह पता चलता है कि जो वास्तविक आवश्यकता है उसका यहाँ से हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये बात इन्होंने कही। इसके बाद में कोई भी दलहन फसल नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रखती है,
यदि नाइट्रोजन अनुपस्थित हो तो फास्फोरस और पोटास की उपस्थिति के बावजूद पौधों की वृद्धि नहीं होगी। वायुमंडल से मिलने वाला अमोनियम फसल की जरूरतों के लिए अपर्याप्त होता है। देखो, जो आपके हम ये कह रहे हैं कि दूसरा जो इन्होंने बात कही वो लेग्यूम पे कही। इन्होंने कहा कि जो लेग्यूम फसलें हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, इसके अतिरिक्त जो फसलें हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि नाइट्रोजन जो है पौधों को जो एनवायरनमेंट में अमोनिया है उनसे मिल रही है, उससे मिल रही है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर नाइट्रिफिकेशन का पता नहीं था कि नाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो वहां तक जो है इन्होंने यही बात कही कि अधिकतर जो नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट से ही मिल रहा है, एनवायरनमेंट से आ रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं। इसके बाद में है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके कुछ वर्षों तक हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि यदि हम केमिकल्स का यूज करेंगे तो कुछ सालों तक आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में हम मान लो आपके जमीन है, आप इतने दिनों तक जो है उसमें क्या डाल रहे थे, जो आपका घर का खाद है जैसे गोबर की खाद हो गई, ठीक है, जो हम कहते हैं भाई और काउडग हो गया, ये सब डाल रहे थे, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट रही है। लेकिन अब आप जो है क्या डालना स्टार्ट कर रहे हो, केमिकल्स डालना स्टार्ट कर रहे हो, फर्टिलाइजर डाल रहे हो। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पहले से मौजूद था। लेकिन जब कंटिन्यू आप फर्टिलाइजर ही देते हो तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी इन्होंने कही। तो ये तीनों बातें आपके इन दोनों वेगी गिलबर्ट की इनकी है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। एक बात इन्होंने और कही कि पाले छोड़ने का मतलब हो गया, हम ये कहते हैं कि जब हम फेलो रखते हैं जो है मिट्टी को मुख्य रूप से ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दे, पड़त। नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, इसको पाले की जगह आप लिख सकते हो पड़त, ठीक है। पड़त रखते हैं उस टाइम पर भी हमें क्या मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है और नाइट्रोजन की यौगिकों को बढ़ा देता है, ठीक है। नाइट्रोजन, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब हम फसल नहीं बोते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है पोषक तत्व वापस आ जाते हैं, ठीक है। वापस आने का मतलब ये है कि वो मेंटेन रहते हैं, ठीक है, कमी नहीं होती है। जब फसल प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं जो है न्यूट्रिएंट की कमी होगी, तो वो चीज भी देखने को मिलती है। पड़त रखने से क्या होगा, नाइट्रोजन के यौगिकों को बढ़ा देता है, नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये बातें इन्होंने कही। इसके बाद में आ जाता है एक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट वॉरिंगटन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने ये दिखाया कि नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन यदि थोड़ी मात्रा अविष्करणीय जो स्टेरलाइट मिट्टी डाली जाए तो यह प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है। ये बातें इन्होंने कही और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपके नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है ये 2 भागों में कंप्लीट हो रही है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहले चरण में अमोनिया से क्या बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है, वो नाइट्राइट बन रहा है, और दूसरा नाइट्राइट से क्या बन रहा है, नाइट्रेट। तो इन्होंने ये बातें तो सही कही थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन से जो है आपके, जैसे मान लो हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो है नाइट्रोसोमोनास की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि नाइट्रोबैक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं ये आपके इस प्रक्रिया में जरूरी होते हैं, लेकिन तब तक इनको पता नहीं चला था कि ये जरूरी है, ठीक है। तो इन्होंने ये सिंपल परिभाषा, ये जो सिंपल रिएक्शन है यही बताई थी कि ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, इस प्रकार से नाइट्रेट बन रहा है और नाइट्रेट पौधों के लिए आवश्यक होता है, इसी फॉर्म में पौधे इसको लेते हैं। ये चीजें इन्होंने कह दी थी, ठीक है। तो ये हमारा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं जो हमने डिस्कस की है, लगभग सारी चीजें हमने कर ली है। अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्लास में आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जो उसी क्लास से रिलेटेड रहेंगे और उनके आंसर आपको खुद को देने हैं, ठीक है। क्या करना है, खुद को देना है, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर नहीं रखे हैं, ये आप ही के लिए है। लॉ ऑफ मिनिमम की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सीमित मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्व ही क्या करता है, सबसे कम मात्रा में जो उपलब्ध है वो ही क्या करेगा, अधिक मात्रा वाला नहीं, अधिक तो चाहे कितना ही दे दो आप, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम वाला क्या करता है, जो है किसको प्रभावित करता है, वृद्धि को प्रभावित करता है। और यही आपका क्या था, लॉ ऑफ मिनिमम था, ठीक है। तो पहले लॉ ऑफ मिनिमम के यहाँ से क्वेश्चन आते थे कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया, आजकल ये
आता है कि लॉ ऑफ मिनिमम है क्या, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। कृषि रसायन के जनक कौन है, तो आपके लीबिग आ जाएंगे इसमें। कृषि रसायन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अच्छा ये दो बार हो गया क्या, ये कोई बात नहीं, इसको यहाँ कर लो, ठीक है। न्यूनतम की बात करें, लॉ ऑफ मिनिमम, तो लॉ ऑफ मिनिमम जो है आपका बोसिंगल का है, ठीक है, ये लॉ ऑफ मिनिमम लीबिग का ही है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसके बाद में बात करें बेकन ने क्या कहा था, तो बेकन वाला स्टेटमेंट आपको सबसे स्टार्टिंग में जल वाला, ठीक है, जल के बारे में इन्होंने कहा था कि पौधे क्या कहां से पोषक तत्व ले रहे हैं, जल से ले रहे हैं, तो ये बात बेकन ने कही थी, ठीक है। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो और चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उनसे भी एक दो क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे फील्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसके हम जनक किसको मानते हैं, ठीक है, बोसिंगल को मानते हैं, तो ये चीज भी आप ऐड कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सैंपल के तौर पे कुछ क्या है आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की जगह आप ऐसे लिख लेना, ये जो है ना दूसरे वाला जो केमिस्ट्री वाला, ये 2 बार हो गया ना, इसमें ऐसे लिख लेना कि हम जो है फादर ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फादर ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट किसको मान के चलते हैं, किसको मानते हैं, तो यहाँ पर जो है आपके बोसिंगल, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, ये आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की है, कैसा लगा, कैसा रहा आपको, सारी चीजें जो है समझ में आई हो गई, ये जो है कमेंट करके आप सारी बातें बता देना। ये आपके YouTube पे भी जाने वाली है क्लास, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को बताना है कि इस प्रकार का कंटेंट मिल रहा है, तो बहुत प्यारा कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको अधिकतर चीजें कवर करनी है, और आगे चल के भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी आपको यहाँ से जुड़े रहना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।